कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप उठें और दुनिया के सारे जंगल गायब हो जाएं, नदियाँ सूखने लगे और हवा में धूल भर जाए, गर्मी 50 डिग्री पार कर जाए और पक्षियों की आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाए। अब एक और सवाल, अगर दुनिया के जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक समुदाय को दी जाए तो वह कौन होगा? सरकारें, बड़ी पर्यावरण संस्थाएं, वैज्ञानिक, या फिर वे लोग जिन्हें अक्सर विकास की दौड़ में सबसे पीछे समझा जाता है, आदिवासी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों तक एक बात बार बार सामने आई है कि पृथ्वी की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र अक्सर आदिवासी समुदायों के संरक्षण में बचे हुए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो लोग हजारों वर्षों से जंगल बचा रहे हैं वही लोग आज जंगलों से बेदखल किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे, क्या आदिवासी वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण रक्षक हैं? और अगर हैं तो फिर पर्यावरण संरक्षक की चर्चा में उनकी आवाज सबसे कम क्यों सुनाई देती है? आज दुनिया अभूतपूर्व पर्यावरण संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जंगलों की कटाई जारी है, हजारों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, हर साल लाखों हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। मानव इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा हो कि पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्र स्वयं खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन इस संकट के बीच एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है, दुनिया की कुल आबादी का केवल 5% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है, लेकिन पृथ्वी की बड़ी जैव विविधता उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वे रहते हैं। यह संयोग नहीं है, इसके पीछे एक पूरी जीवन दृष्टि है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था प्रकृति को संसाधन मानती है। जंगल लकड़ी है, नदी पानी है, पहाड़ खनिज है, भूमि एक संपत्ति है। लेकिन अधिकांश आदिवासी समाजों में प्रकृति की समझ बिल्कुल अलग है। वहाँ जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वह पूर्वजों की स्मृति है। नदी केवल पानी नहीं है, वह जीवनदायिनी शक्ति है। पहाड़ केवल पत्थर नहीं है, वह पवित्र अस्तित्व है। यही कारण है कि भारत के अनेक आदिवासी समुदायों में पवित्र उपवन, यानी कि जो जाहिर थान सरना स्थल कहे जाते हैं, देसावली, लुगुबुरु, मारंगबुरु, डोंगरी देव, वन देवता और प्रकृति से जुड़े असंख्य सांस्कृतिक प्रतीक मिलते हैं। इनका उद्देश्य केवल पूजा नहीं था, इनके माध्यम से प्रकृति संरक्षण की सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई। जहाँ कोई कानून नहीं था, वहाँ संस्कृति ही संरक्षण का माध्यम बनी। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में सरना परंपरा का केंद्र ही पवित्र वृक्ष और पवित्र वन है। सरना स्थल आमतौर पर गांव के संरक्षित वन क्षेत्र में स्थित होते हैं। इन स्थानों पर पेड़ों की कटाई वर्जित होती है। यह केवल धार्मिक नियम नहीं है, यह पर्यावरणीय संरक्षण का भी एक तरीका है। जब आधुनिक पर्यावरण विज्ञान अस्तित्व में नहीं था, तब भी ऐसे समुदाय ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित रख रहे थे। इसी प्रकार करम पर्व में करम वृक्ष का सम्मान, सोहराय में पशुओं और प्रकृति के प्रति आभार, सरहुल में धरती और वनस्पति के नवजीवन का उत्सव, ये सभी प्रकृति के साथ संबंध की अभिव्यक्तियां हैं। यह केवल भारत की कहानी नहीं है। अमेजन वर्षावन में रहने वाले आदिवासी समुदाय दशकों से जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के अनेक स्वदेशी समुदाय तेल पाइपलाइन परियोजना के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल समुदाय पारंपरिक अग्नि प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय नदियों और प्राकृतिक स्थलों को जीवित इकाई मानने की अवधारणा का समर्थन करते रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, लेकिन एक बात समान है, प्रकृति को वस्तु नहीं संबंध के रूप में देखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षक में
इतने महत्वपूर्ण हैं तो फिर उनके क्षेत्र सबसे अधिक खनन, बांध, औद्योगिक परियोजना और विस्थापन का शिकार क्यों बनते हैं? इसका उत्तर अर्थव्यवस्था और संसाधनों की राजनीति में छिपा है। दुनिया के अनेक खनिज संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, सोना, जल संसाधन बड़े उद्योगों और सरकारों की नज़र में इन संसाधनों पर रहती है। परिणाम स्वरूप वही क्षेत्र जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे संवेदनशील है, विकास परियोजनाओं का केंद्र बन जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हर विकास परियोजना गलत है। सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन असली प्रश्न यह है विकास किसके लिए और किस कीमत पर? यदि किसी परियोजना में लाखों पेड़ कट जाए, नदियां प्रदूषित हो जाए, समुदाय विस्थापित हो जाए और स्थानीय संस्कृति नष्ट हो जाए तो क्या उसे विकास कहा जाएगा? यही बहस आज पूरी दुनिया में चल रही है। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों ने संकट पैदा नहीं किया वे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बड़े उद्योगों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किया, लेकिन इसका प्रभाव झेल रहे हैं आदिवासी समाज, पहाड़ी समाज, द्वीपीय समाज, छोटे किसान और गरीब लोग। बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, जंगलों की पारिस्थितिकी बदल रही है, पारंपरिक खेती प्रभावित हो रही है, वन उपज कम हो रही है। यह केवल पर्यावरण संकट नहीं है, यह सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। बहुत से लोग आदिवासी ज्ञान को पिछड़ा और या अवैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक समुदाय भी पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के महत्व को स्वीकार कर रहा है। औषधीय पौधों का ज्ञान, बीज संरक्षण, जल प्रबंधन, मिश्रित खेती, वन संरक्षण, जैव विविधता की समझ, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय समुदायों का अनुभव अत्यंत मूल्यवान है। यह विज्ञान बनाम परंपरा की लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। आदिवासी समाज हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। पृथ्वी केवल हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, हम उसका एक छोटा हिस्सा हैं। जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति का स्वामी समझता है तब विनाश शुरू होता है। जब वह स्वयं को प्रकृति का हिस्सा समझता है तब संरक्षण संभव होता है। शायद यही आदिवासी दर्शन का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें केवल पेड़ लगाने की तस्वीरें साझा नहीं करनी चाहिए, हमें यह भी पूछना चाहिए कि जंगल क्यों कट रहे हैं, नदियाँ क्यों प्रदूषित हो रही है, जलवायु संकट क्यों बढ़ रहा है, और उन समुदायों से क्या सीखा जा सकता है जिन्होंने हजारों वर्षों तक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिया। यदि पृथ्वी का भविष्य बचाना है तो केवल नई तकनीकें ही पर्याप्त नहीं होंगी, हमें नई सोच की भी आवश्यकता होगी। और संभव है कि उस नई सोच के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर उन समुदायों के पास हो जिन्हें दुनिया ने लंबे समय तक हाशिए पर रखा, क्योंकि शायद पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न केवल जंगल बचाने का नहीं है, यह मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को फिर से समझने का प्रश्न है। और इस सवाल का जवाब आदिवासी समाज सदियों से अपने जीवन के माध्यम से देते आ रहे हैं।